Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के लिए मित्रों। यदि आपने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया हुआ है जिसमें कि आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है तो आपको यह धरती कितना देती है यह कविता पढ़नी होगी। यह आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, जिसको लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने मित्रों। तो मैं इसकी व्याख्या आपको डिटेल में और बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जो कि सारे बिंदु आपको समझ में आते चले जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं मित्रों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह धरती कितना देती है। देखिए मित्रों, ये जो कविता है इसकी जो टाइटल है, जो इसका शीर्षक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि यह धरती कितना देती है। यह जो पृथ्वी है, जो धरा है, ये जो धरती है ये हमको कितना प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, इसको हम कह नहीं सकते हैं, इसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, इसके बदले में उससे हम कुछ दे नहीं सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर एज ए प्रश्न के रूप में किया जा रहा है, क्वेश्चन के रूप में किया जा रहा है कि यह धरती कितना देती है, अर्थात बहुत कुछ देती है, यह भाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे मित्रों, सुमित्रानंद पंत जी ने इस कविता की रचना अपने बचपन के समय की घटना से जोड़ करके किया हुआ है। वो बचपन के समय में अपने अज्ञानतावश किए गए अपने एक कार्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो कौन सा कार्य था जिसको उन्होंने बचपन में किया था, जो अज्ञानतावश था, बिना जाने समझे था। तो इस भाव को प्रसंग के रूप में हम लिखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है मित्रों कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत की कविता यह धरती कितना देती है से उद्धृत किया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह अतिमा में संकलित है, यानी अतिमा जो उनका काव्य संग्रह है मित्रों, उस अतिमा से ये कविता ली गई है। इसको भी आपको लिखना है, अतिमा। और प्रसंग में जैसा कि आपको बताया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने अपने बचपन में अज्ञानतावश किए गए एक कार्य का वर्णन किया है इस पंक्ति में, इस कविता में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे मित्रों क्या कह रहे हैं। बचपन में हर किसी की भावनाएं कुछ और होती हैं, जो वो अपने विचारधारा से काम करते हैं, वो हास्यास्पद भी होता है और बड़े उसका आदर तो करते हैं, परंतु उसको जो है बहुत बचपने से युक्त कार्य से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों क्या कहा है सुमित्रानंद पंत जी ने। पहली लाइन देखेंगे ऊपर से, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। मित्रों छुटपन, छुटपन का तात्पर्य होता है मतलब बचपन से तात्पर्य है मित्रों, यानी जब वो छोटे थे तो कह रहे हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर। अच्छा, किस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं जब छोटे होते हैं, तो बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो बहुत छिप कर करते हैं। वो समझते हैं कि कोई दूसरा इसे देखे ना, मैं ही इसे करूं। तो ये भाव यहाँ पर है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। क्या बोए थे मित्रों? पैसे बोने की बात की जा रही है। सुमित्रानंद पंत जी ने बचपन में पैसे बोए थे, ये भाव यहाँ पर आ रहा है। जैसे धरती में क्या बोया जाता है, बीज बोए जाते हैं, तभी उसमें से फल फूल लगते हैं, पौधे उगते हैं। लेकिन सुमित्रानंद पंत जी ने पैसे बोए थे। अब पैसे बोने के साथ क्या भाव था कि पैसे बोएंगे तो पैसे फलेंगे, पैसे ही हमें प्राप्त होंगे, ये भाव उनके थे मित्रों। आगे देखिएगा, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उन्होंने ये भी इस विचारधारा के साथ जो पैसे बोए थे कि जब वृक्ष लगेगा तो उसमें पैसे ही फलेंगे, तो पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, तो पैसों के ही प्यारे पेड़ उसमें से उगेंगे। इस भाव से उन्होंने बचपन में पैसे को बो दिया था मित्रों। ये दूसरी लाइन से क्लियर हो रहा है। आगे देखेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, यानी उसमें से रुपयों की कलदार मधुर फसलें जो है खनकेंगी, अर्थात रुपये उसमें से लग जाएंगे, रुपये फलेंगे और उसको हम प्राप्त करेंगे मित्रों। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखेंगे, और फूल फल कर
मैं मोटा सेठ बनूंगा। आगे का उद्देश्य क्या था मित्रों, आगे की सोच क्या थी पंत जी की, और फूल फल कर, यानी जब वो वृक्ष बड़ा होगा उसमें पैसे रुपए फलेंगे तो उससे हम फूल फल कर पूरी तरह से हम क्या हो जाएंगे, मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो मैं एक मोटा सेठ बनने का मतलब बहुत ही धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। जो मैंने पैसे बोए थे उस पैसे के बदले में एक भी अंकुरण नहीं दिखाई पड़ा उस धरती पर। भाव ये है कि हमारा जो कार्य था वो बिल्कुल ही निरर्थक और बेकार हो गया। पर बंजर धरती में, धरती को बंजर कहा गया, क्यों कहा गया कि उसमें पैसे नहीं उगे। किसका कथन है, उस बच्चे का कथन है, लड़के का कथन है जिसने धरती में पैसे बोए थे मित्रों। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, एक भी अंकुर नहीं आया, अंकुर नहीं लिया। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, अर्थात उस मिट्टी को क्या कहा गया, बंध्या मिट्टी। अर्थात जो बंध्या मिट्टी थी उसने एक भी पैसे को उसके बदले में मुझे प्रदान नहीं किया, नहीं उगला। अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई फल, पैसों का फल नहीं लग पाया, किसी प्रकार से कोई पौधा नहीं उग पाया जिससे कि हम पैसों को प्राप्त कर पाते। ये भाव यहाँ पर आ रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, सपने जाने कहाँ मिटे, सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। जो सपने हमसे सजोए थे, जिसके बारे में मैंने सोच रखा था, वो सब सपने हमारे क्या हो गए, धूल हो गए मित्रों, बेकार हो गए। वो मेरी सारी सोच क्या हो गई, बिल्कुल ही बेकार हो गई। जो मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा सेठ बन जाऊंगा उस पैसों के को प्राप्त करके, तो ये भाव यहाँ पर है कि सारे सपने मेरे जो है वो धूल बन गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों का, मैं बहुत ही हताश और निराश होता हुआ बाट जोहता, बाट का मतलब इंतजार करता रहा मित्रों बहुत दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, अब बाल कल्पना का मतलब जो मैं बाल्य अवस्था में था, एक छोटा बालक था, उस बाल अवस्था में, अपलक का मतलब पूरी तरह से, मतलब इंतजारी के साथ, पावड़े बिछाकर यानी पूरी तरह से मैं उसके इंतजार में लगा हुआ था मित्रों। ये भाव यहाँ पर आ रहा है। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अब एहसास हो रहा है उस बालक को, बच्चे को एहसास हो रहा है, पंत जी को एहसास हो रहा है बात कि मैं अबोध था, मैं बहुत ही अबोध था कि मैंने गलत बीज बो दिए थे इस धरती पर, इसलिए मुझे उसके बदले में फल नहीं प्राप्त हो पाए। ध्यान देंगे मित्रों, ममता को रोपा था। मैंने क्या रोप दिया था, ममता। ममता का मतलब एक प्यार होता है जो कि माँ पुत्र से करती है और पुत्र माँ से प्यार करता है। तो ममता को रोपा था, मैंने ममता को रोप दिया था। उस वृक्ष को लगाने के साथ मेरी ममता जुड़ी थी, मेरा प्रेम जुड़ गया था। तृष्णा को सींचा था, यानी कि ममता रूपी वृक्ष को मैंने लगा दिया था मित्रों। तृष्णा को सींचा था, तृष्णा का मतलब हमारे अंदर तृष्णा थी, लालच थी, हमारे अंदर इच्छाएं थीं, उसको मैंने सींचा था मित्रों। अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, अर्ध सती लहरात, अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, ध्यान देंगे मित्रों, अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, अर्थात पूरी तरह से मैं उथल पुथल मचा ली, अर्थात पूरी तरह से मेरे अंदर उथल पुथल मच गया है, पूरी तरह से जो है मैं उसके आशा से युक्त हो गया था। अर्धशती का मतलब होता है आधी शताब्दी, यानी 50 वर्ष। तो अर्धशती को हम आधी शताब्दी कह सकते हैं, 50 वर्ष की बात कह सकते हैं यहाँ पर। तो अर्धशती हहराती अर्थात पूरे 50 वर्ष तक उथल पुथल मचाती, अर्थात मुझे उथल पुथल मचाती रही ये भावना मेरे अंदर उमड़ती रही, आती रही। कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, कवि यहाँ पर कह रहा है कितने ही प्रकार के मधु पतझड़ जो है बसंती ऋतु बीत गए अनजाने में, जिसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वो सुंदर चीज़ें जो हमने देखे हुए ऋतुएँ जिसमें फूलों के रूप में मुस्कुराते थे, वो सारी ऋतुएँ जो है बसंत आदि जो है, पतझड़ ऋतुएँ जो है, ग्रीष्म ऋतुएँ
ग्रीष्म तपे यानी ग्रीष्म की ऋतु, वर्षा थूली यानी वर्षा की ऋतु, शरद मुस्काई यानी शरद ऋतु की बात की जा रही है, शीशी कर हेमंत कपे अर्थात पूरी तरह से इन ऋतुओं में ठंड के से जो है शरीर पूरी तरह से कांप देने वाला जो ऋतु थी, जो मौसम था, वो पूरे शरीर को वो कपा देता था, वो सब क्या हो गई, चली गई। यानी मेरे साथ जो है मैं उसके साथ गुजरा, तरु झरे खिले, खिले वन। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर तरु झरे खिले वन अर्थात ये सब ऋतुएं हमसे मैं उसके संपर्क में आते हुए और बीतती हुई चली गईं। खिले वन अर्थात चली गईं तथा वृक्षों के पत्ते जो है झड़े हैं और वनों में फूल खिले हैं, ये सारे दृश्य बता रहे हैं। अर्थात 50 वर्षों में सभी ऋतुएं अनेक बार आईं। कहने का मतलब है मित्रों, कवि कह रहा है कि 50 वर्षों में सभी ऋतुएं अनेकों बार आई हैं और अपना अपना प्रभाव और बहार दिखा करके चली गई हैं। तो ये भाव यहाँ पर इस कविता में मिल रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, आगे की पंक्ति में देखेंगे मित्रों, और जब फिर से, देखेंगे इस लाइन को, और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए अर्थात एक बार जब वर्षा ऋतु आने पर प्रगाढ़ जल वाले सघन काले बादल धरती पर बरसने के लगे, देखेंगे, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल यानी विशाल काले बादल जो है बरसे धरती पर अर्थात धरती पर जो है बरसने लगे, वर्षा करने लगे। मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की। तो कब यहाँ पर कह रहा है कि जब बरसात होने लगी तो उस घने और हल्के लाली मिले काले रंग के बादलों से वर्षा होने लगती है, तो मैंने कौतूहलता के कारण कौतूहल वर्ष होकर के कि मैंने कौतूहल वर्ष अर्थात मैंने बहुत ही आतुरता से अपने घर के आंगन के एक कोने में क्या कर दिया, एक आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। अब यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों कि अपने आंगन के एक कोने के में गीली मिट्टी में को अंगुली से कुरेद कर अर्थात सहला करके उसमें क्या बो दिया, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। कब कह रहा है कि मैंने जो है उस मिट्टी के नीचे सेम के बीज को दबा दिया। किसके बीज को दबा दिया मित्रों, सेम के बीज को दबा दिया। सेम आप जानते हैं, सेम एक लतादार वृक्ष होता है जिसमें लताएं होती हैं और वो एक ऐसे फल को प्रदान करता है जिसको हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। कब कह रहा है कि मिट्टी के नीचे मैंने एक सेम के बीज को क्या किया, दबा दिया। भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। ध्यान देंगे मित्रों, बहुत ही सरलता से सारी चीज़ें आप समझेंगे। भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो धरती के आंचल के एक कोने में मणि और माणिक बांध दिए हों। ऐसा लग रहा था कि भू के अंचल का मतलब भू के आंचल में ऐसा लग रहा था कि जैसे मणि और माणिक को मैंने क्या किया हो, बांध दिए हैं। अर्थात उस धरती के आंचल में ऐसा लगा मुझे कि मैंने मणिमाणिक को क्या किया हूँ, बांध दिया हूँ। अर्थात प्रेम बीज मणि जो होता है, वो प्रेम का जो बीज है वो मणि और माणिक्यों के समान सुंदर और बहुमूल्य थे। जो बीज थे वो कैसे थे, मणि माणिक्यों के समान सुंदर और बहुमूल्य थे। तो ये भाव यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि बीज वास्तव में बहुत बहुमूल्य होते हैं मित्रों। एक बीज से अनेकों फल प्रदान के प्राप्त किए जा सकते हैं, अनेकों बीज मिल जाते हैं, तो ये माणिक्य के समान होते हैं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। आगे कब कह रहा है मित्रों कि इस घटना को मैं भूल गया कि मैंने क्या किया था, सेम के बीज बोए थे। इस घटना को कब बता रहा है कि मैं पूरी तरह से भूल गया, हमारे स्मरण से निकल गया, यानी कि मैं उसको याद नहीं कर पाया, अर्थात वो हमसे अलग हो गया है घटना कि मैंने कभी जो है सेम के बीज बोए थे। और बात भी क्या थी, आगे बता रहा है, और बात भी क्या थी
याद जिसे रखता, और कौन सी ऐसी बात ही थी कि जिसको मैं पूरी तरह से याद ही रखता। ये भाव यहाँ पर बता रहा है कि जो मैंने बीज बोए थे वो बातें क्या हुई, मैं भूल गया। क्या याद जिसे रखता मन, अर्थात ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसको मन याद रखता, इसलिए मैं उसको भूल गया था, क्या, उस सेम के बीज को बोना। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, ध्यान देंगे मित्रों, आगे की बात बताई जा रही है कि कभी कहता है, परंतु एक दिन जब मैं शाम के समय में मैं संध्या को आंगन में, अर्थात संध्या के समय में उस आंगन में आया, टहल रहा था, अर्थात आंगन में आया और टहलने लगा था शाम के समय, तब सहसा मैंने जो देखा। अब यहाँ पर कवि उस दृश्य को बता रहा है जो उसने देखा है मित्रों। तो किस दृश्य को बता रहा है आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। अब क्या दृश्य देखा उसने, सेम के वृक्ष उगाए थे, सेम के पौधे उगाए होंगे, उसी दृश्य को कवि ने देखा तो उससे हर्ष हुआ उसको, और पूरी तरह से प्रसन्नता उत्पन्न हुई, विमूढ़ हो उठा, और पूरी तरह से वो इस भाव में हो गया कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं रहा। मैं विस्मय से और बहुत ही आश्चर्य में हो गया कभी। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, तो आंगन के कोने में उसने देखा कि कई नवागत, नवागत का तात्पर्य होता है नए नए पौधे, नए 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 आने वाले मेहमान, जिसको कहते हैं नवागत, ये कहा जाता है मित्रों। लेकिन भाव यहाँ पर ये है कि तमाम सारे नए नए पौधे जो है उगे हुए थे, छोटी छोटी, किस रूप में उगे हुए थे मित्रों, ध्यान देंगे उस दृश्य को कभी यहाँ पर चित्रित कर रहा है कि छोटी छोटी छाता ताने, वो वृक्ष किस रूप, पौधे किस रूप में उगे हुए थे, यानी छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। सेम के बीज यदि आप बोते हैं मित्रों, तो जो बीज होता है अंकुरित होता है, अंकुरित होने के पश्चात वो बीज स्वतः ऊपर ही आ जाता है और एक छत्ते के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। यानी कि आपने देखा होगा जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो उनके साथ सेम के बीज के ही भाग आपको ऊपर दिखाई पड़ते हैं, एक छत्ते के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो वही कभी यहाँ पर बता रहा है कि छोटी छोटी छाता तानी, यानी छाता ताने हुए रूप में खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, अब कभी कह रहा है कि मैं उसको छाता की संज्ञा दूं मित्रों कि विजय पताका की संज्ञा दूं, यह बात मेरे समझ से परे हो रही है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। या हथेलियाँ खोले थे वह नन्ही प्यारी, ऐसा लग रहा था कि अपनी हथेलियों को खोले हुए ऊपर बढ़ रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था कि अपनी हथेलियों को खोल करके वो ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वो पौधे, वे नन्ही प्यारी, वो छोटे छोटे जो पौधे दिखाई पड़ रहे थे। जो भी हों, अब आगे देखिएगा कभी क्या कह रहा है, जो भी हों वह हरे भरे उल्लास से भरे। देखिए पौधे जो भी हों, जिस भी रूप में हों, कभी कहता है कि बहुत ही हरे भरे और उल्लास से युक्त थे वो पौधे, बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे थे। यह कब कहना चाह रहा है उन सेम के वृक्षों के बारे में मित्रों, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ध्यान देंगे मित्रों, ऐसा लग रहा था कि वो पौधे आसमान को छूना चाहते हैं और पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ऐसा लगता था कि वो सेम के वृक्ष ऊपर पंख मार करके ऊपर उड़ना चाहते हैं, उड़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और अधिक वृद्धि को करने के प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। डिम्ब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, जैसे आपने देखा होगा मित्रों, डिम्ब का मतलब होता है अंडा। जैसे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो डिम्ब को तोड़ते हैं, यानी अंडों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद अंडे जब टूटते हैं तभी चिड़िया के बच्चे बाहर निकल पाते हैं। तो डिम्ब तोड़ कर निकले। अब डिम्ब यहाँ पर कह लीजिए मित्रों इस धरा को, इस पृथ्वी को, इस भूमि को कह लीजिए जिसमें कि वो सेम के बीज बोए गए थे। तो डिम्ब तोड़ कर निकले, ऐसा लग रहा था कि वो सेम के बीज जो थे वह पौधे के रूप में उस धरा रूपी डिम्ब को तोड़ करके, अर्थात धरा रूपी जो है अंडे को तोड़ करके वो निकले हुए थे बाहर चिड़ियों के बच्चों से। जैसे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं बाहर मित्रों अंडे को तोड़ करके, तो पुनः कुछ दिनों के पश्चात उड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये भाव यहाँ पर मिल रहा है, निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों,
निर्निमेष, निर्निमेष जो शब्द आया हुआ है, इस निर्निमेष का तात्पर्य होता है अपलक अर्थात टकटकी बांधे, यानी किसी चीज़ को अपलक देखना, यानी अपलक रूप से नहीं, पलक ना गिराना। तो अपलक भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, अर्थात क्षण भर मैं पूरी तरह से अपलक उसको देखता रहा, उस पौधे के दृश्य को देखता रहा मित्रों। सहसा मुझे स्मरण हो आया, ध्यान देंगे मित्रों, अचानक ही मुझे याद आया, मैंने याद किया कुछ दिनों पहले, कि कुछ दिनों की बात है, ये बात मुझे अचानक ही याद आ गई, क्योंकि मैंने इस बात को किसी से बताया भी नहीं था, स्वतः ही स्मरण आना था मित्रों। तो कवि कहता है कि सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, कि कुछ दिन पहले क्या किया था मैंने, बीज सेम के रोपे थे, अर्थात बीज सेम के मैंने रोप दिए थे, लगा दिए थे, बीज सेम के मैंने दबा दिए थे इस धरती में। कहाँ पर, मैंने आंगन में, अर्थात आंगन में सेम के बीज को मैंने दबा दिए थे, लगा दिए थे। यह बात मुझे अचानक याद आई। आगे देखिए मित्रों, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन, ध्यान देखिए मित्रों, और उन्हीं बीजों से ये बौने, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, उनकी एक पलटन, एक समूह दिखाई पड़ रहा है, एक संख्या पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है मेरी आँखों के सम्मुख। अब खड़ी गर्भ से ये जो पौधे हैं, ये मेरी आँखों के समक्ष जो है पूरी तरह से गर्भ के साथ में खड़े हुए हैं, एक स्वाभिमान इनके अंदर छिपा हुआ है मित्रों, पूरी तरह से ये हमको जो दिखाई पड़ रहे हैं पौधे। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं, जैसे नन्हे नाटे जो छोटे बच्चे होते हैं मित्रों, नन्हे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब चलते हैं धरती पर तो पैर पटक करके चलते हैं, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नन्हे पौधे छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है कि धरती पर बढ़ने की विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात ये वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखिएगा मित्रों, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, कब कहता है कि पौधों को मैं तब से जो है धीरे धीरे देखता ही रहा, उसको ऐसा नहीं किया कि मैं उसको ना देखूं, यानी प्रतिदिन मैं उसको धीरे धीरे देखता रहा। और तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। ध्यान देखें, देखिएगा मित्रों कि उन पौधों को मैं पूरी तरह से जब देखता रहा तो क्या हुआ, उन पौधों का विकास हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, अनगिनती पत्तों, अनगिनती का मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसे तमाम पत्ते उसमें लद गए, उससे लद गया, भर गई झाड़ियाँ, और पूरी तरह से एक झाड़ी बन गई, उन बेलों लताओं की एक झाड़ी बन गई, आच्छादित रूप से ऊपर से एक झाड़ी की तरह दिखाई पड़ने लगे। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, यानी कई तरह से हमको ऐसा लग रहा था कि मखमल की चद्दर इसे ऊपर बिछा दी जाए, उस तरह से इनकी जो है लताएं, पूरी तरह से बेलें जो है वृक्ष के रूप में चढ़ गईं, पूरी तरह से लता छा गई, आच्छादित हो गई, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, अर्थात आंगन में जो है पूरी तरह से लताएं खिल गईं और फैल गईं, आंगन को पूरी तरह से आच्छादित कर लिया है। और आगे देखेंगे मित्रों, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, ध्यान देंगे मित्रों, और किसके सहारे वो लताएं ऊपर उठी, सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, अर्थात जो बाड़ा था, बाड़ा का मतलब जो घेरा होता है मित्रों, उस घेरे के सहारे से, टट्टी यानी तटिए के सहारे से पूरी तरह से वो ऊपर उठाईं। हरे भरे सो झरने फूटे पड़े ऊपर को, हरे भरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, ऐसा लग रहा था कि तमाम सारे हरे भरे लताएं जो है ऊपर को उठने का प्रयास कर रही हैं। मैं अवाक रह गया वंश को कैसे बढ़ता। अब आप देखेंगे मित्रों, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ा रहा, मुझे इसके बदले में कुछ कहने का कोई मेरे पास शब्द न रहा कि मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वंश का मतलब पारिवारिक, जो परिवार के जो लोग होते हैं मित्रों, किस प्रकार से परिवार वृद्धि को प्राप्त करता है। तो वह बात मेरे समझ में आ गई कि वंश कैसे बढ़ता है, किस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है, कि एक बेटे से तमाम लोग हो जाते हैं, एक बेटी से तमाम परिवार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मैंने बीज बोए थे, उस बीज को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वंश की वृद्धि भी इसी प्रकार से होती है। एक फल या एक बीज से तमाम सारे पौधे, तमाम सारे परिवार उत्पन्न हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं मित्रों। यह धरती कितना देती है धरती माता। अब आप देखेंगे मित्रों, कवि का जो उद्गार है, कवि क्या कहना चाहता है।
कब किस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त करता है कि यह धरती कितना देती है, ये धरती हमको बहुत कुछ देती है। धरती माता अर्थात धरती माँ जो हैं हमको बहुत कुछ प्रदान करती हैं। कितना देती हैं अपने प्यारे पुत्रों को, अर्थात अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती हैं जिसकी गणना हम कर नहीं सकते शब्दों के माध्यम से। मित्रों, जो हम देते हैं उसके कई बदले में कई गुना हमको ये धरती माता प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? फल फूल को प्रदान करती हैं उसके बदले में। इस तरह से कवि अपनी भावना को आगे देखिएगा मित्रों। कवि कहता है यहाँ पर, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। अपनी पुरानी बातों को कवि दोहरा रहा है यहाँ पर, दोबारा उस बात को रिपीट करता है कि नहीं समझ पाया था, मैं उस बात को समझ ही नहीं पाया था कि मैं उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। किसके महत्व को नहीं समझ पाया? धरती माँ के महत्व को नहीं समझ पाया था मित्रों, उनकी पहचान नहीं कर पाया था। बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। अब ध्यान देंगे मित्रों, अपनी गलती अपनी बात को एहसास करते हुए कभी यहाँ पर कह रहा है कि स्वार्थ लोभ बस, मैं पूर्ण रूप से स्वार्थी हो गया था और लालच से युक्त हो गया था, क्योंकि मैंने धरती में क्या बो दिए थे? पैसे बो दिए थे। इस इच्छा के साथ, इस लालच के साथ में कि मुझे बहुत अधिक पैसे प्राप्त होंगे और मैं एक धनवान सेठ बन जाऊंगा, ये भाव था यहाँ पर। बचपन में छी, अब छी शब्द आया हुआ है, उस चीज़ को घृणा के साथ व्यक्त करते हैं, उसको नाराज़गी व्यक्त करते हैं, उससे जो है पछतावा व्यक्त कर रहे हैं। कभी आगे देखेंगे, रत्न प्रवासिनी, रत्न प्रसविनी। ध्यान देंगे मित्रों, प्रसविनी शब्द लिखा है। प्रसविनी का मतलब होता है रत्नों की को जन्म देने वाली, अर्थात रत्नों को जन्म देने वाली। तो यहाँ पर देखेंगे रत्न प्रसविनी, रत्न प्रसविनी किसको कहा गया है? इस धरती माँ को ही कहा गया है मित्रों, जो वसुंधरा है, रत्न गर्भा भी कहते हैं, रत्न प्रसविनी है ये। तो कहा, कब कह रहा है यहाँ पे? रत्न प्रसविनी है वसुधा, ये पृथ्वी कैसी है, ये धरती माता कैसी है? रत्न प्रसविनी है, अर्थात रत्नों को जन्म देने वाली ये धरती माँ है। अब समझ सका हूँ, अब इस बात को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि धरती माँ क्या है? रत्न प्रसविनी है, अर्थात रत्नों को जन्म देने वाली हैं। इनसे बड़ी दान देने की क्षमता वाले कोई भी कुछ ही नहीं है प्रकृति में, जो हमको धरती माँ दे सकती हैं। इसमें सच्ची ममता, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। तो हमको क्या करना है भविष्य में? क्या करना है मित्रों? एक समता के दाने बोने हैं, हमको एक समानता के दाने बो देने हैं भविष्य के लिए अपने मित्रों। समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। और किस क्षमता के दाने बोने हैं? तो जन की क्षमता, अर्थात जन की क्षमता का तात्पर्य है जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी अच्छी सोचें हैं, जिसके बदले में जो मैं चाह रहा हूँ। तो इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, यानी हमारी एक जो उचित क्षमता होती है, जो हम कुछ कार्य को कर सकते हैं, उस कार्य के मुताबिक ही हमको फल प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही कार्य मुझे इनके साथ में करने होते हैं मित्रों। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, और मानव के प्रेम के दाने, ममता के तुल्य हमको मानव के ममता के दाने इसमें बोने हैं कि धरती पर जो भी लोग रहें वो एक प्रेम पूर्वक रहें और उनकी ममता हमेशा बनी रहे, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिससे उससे हमें अच्छी अच्छी फसलें प्राप्त हो पावें और हम पूरी तरह से प्रफुल्लित हो पाएँ मित्रों, हमको पश्चाताप न करना पड़े। जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसें दिशाएं। और जब मानवता से युक्त कार्य को हम करेंगे तो मानवता का जो जीवन हमारा होगा, एक श्रेष्ठ मानव का जीवन होगा मित्रों। तो श्रम से, और श्रम भी हम करेंगे तो हंसें दिशाएं। तो ये चारों दिशाएं जो है क्या करें, 10 दिशाएं क्या होंगी? हंसने लगेंगी, हमेशा मुस्कुराने लगेंगी, ये धरती प्रसन्न हो जाएगी। इस भाव को कभी यहाँ पर बताना चाहता है मित्रों। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आप देखिए, जैसा ही हम करेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होंगे। जिस प्रकार के बीज को हम धरती माँ में बोएंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। कहा भी जाता है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो यहाँ पर भाव ये है कि हमारी जो धरती माँ है, इसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे उसी तरह से हमारे सामने
हमको फल प्राप्त होंगे। और अपने जीवन में, इस जीवन रूपी धरती में जिस प्रकार से हम कार्य करेंगे मित्रों, उस तरह से कार्य करने के पश्चात वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। यदि हम जीवन में गलत कार्य करेंगे तो हमको गलत ही फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलत कार्य करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हों। ऐसी भावना आपकी जो हो तो गलत है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो फल लगेगा वो हमारे अच्छे कार्य से ही युक्त होकर के लगेगा। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तभी हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कविता आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड कविता रही है मित्रों, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में पूछी जा चुकी है और पूछी जा रही है। इसलिए आप पूरी ही तरह से इसको पढ़ेंगे और पूरी ही तरह से समझ करके इसकी व्याख्या को आप कर सकते हैं। पूरी तरह से आप इसको हृदयंगम कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार से आपको परेशानी की कोई भी बात नहीं आ सकती है। आप देखेंगे मित्रों, इसमें जो है जो विशेष आप लिखेंगे, विशेष में आपको यही लिखना है कि सरल खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। जो कविता आपको बताई गई इसमें सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। शैली इसमें जो है भावात्मक तथा प्रतीकात्मक, यानी भावात्मक और प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। 2 शैली का प्रयोग किया गया है मित्रों। और इसमें जो है प्रसाद गुण का प्रयोग है, प्रसाद गुण मिल रहा है। और अलंकार के विषय में आप जान लें मित्रों, इसमें अनुप्रास, यमक तथा उत्प्रेक्षा, यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आपको अनुप्रास अलंकार समझ लेना है इसमें, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा जो आपको इसमें मिल रहा है वो है यमक। और तीसरा जो अलंकार आपको मिल रहा है मित्रों वह है उत्प्रेक्षा। यानी 3 अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पूरी ही तरह से मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात इस कविता के भावार्थ को, व्याख्या को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं चाहूँगा मित्रों कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपके अनुसार आपको वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।